भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण आज का चैप्टर है। मेरा तीसरा वीडियो डाला जा रहा है। तो आज का चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद के विकास के कारण। भारत में राष्ट्रवाद के विकास के निम्न कई कारण हैं। पहला, भारत का राजनीतिक व आर्थिक एकीकरण, यानी भारत का राजनीतिक मतलब पॉलिटिकल और आर्थिक एकीकरण कैसे हुआ, इसके बारे में। अंग्रेज़ों ने भारत में अभूतपूर्व राजनीतिक एवं आर्थिक एकता स्थापित की थी, यानी इंडिया को शासन में रखा था। इस प्रकार की एकता प्राचीन भारत में न हो मौर्य काल में स्थापित हो सकी और न ही मुगल काल में। इसका एक मुख्य कारण था कि प्राचीन या मध्यकालीन में यातायात तथा संचार के साधनों का अभाव था। उस समय का ज़माने में संचार के साधन नहीं थे, यातायात के साधन नहीं थे। अंग्रेज़ों के विभिन्न क्षेत्रों की विजय को सुदृढ़ बनाने के लिए रेल मार्ग, सड़क, डाक व तार आदि का विकास किया, जिसके फलस्वरूप भारत के विभिन्न क्षेत्रों में घनिष्ठता व एकता स्थापित हुई। इसी राजनीतिक और आर्थिक एकता के कारण ही भारतीय लोग ब्रिटिश शासन के विरुद्ध एकजुट होकर आवाज़ उठाना शुरू कर दिए। दूसरा कारण है पश्चिमी शिक्षा प्रणाली और विचारों का प्रभाव, यानी दूसरा कारण में है पश्चिमी शिक्षा मतलब एजुकेशन प्रणाली और विचारों का प्रभाव। मैंने विचार का प्रभाव कैसे पड़ता है इसके बारे में बताया गया है। यानी पाश्चात्य विचार तथा शिक्षा प्रणाली का इंडिया में राष्ट्रीय चेतना के विकास में गहरा प्रभाव पड़ा था। और इस पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली की स्थापना करने तथा अंग्रेजी भारत को शिक्षा के क्षेत्र में स्थापित करने के लिए अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बना दिया गया था। भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय कल्चर, संस्कृति का अर्थ होता है कल्चर। संस्कृति को समाप्त करके भारतीयों में एक ऐसे वर्ग को निर्मित करना था, मतलब स्थापित करना था, जो रक्त मतलब खून और वर्ण से भारतीय होता, इंडियन होता। इसका रुचि, विचार, अभिव्यक्ति तथा बुद्धि से अंग्रेज होता। अंग्रेज शासकों और नीति निर्धारकों को इस बात का आभास हो चुका था कि नकारात्मक परिणाम भी हो सकते हैं। भारतीय वर्ग में राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, एकता, समानता, स्वशासन आदि गुणों का विकास हुआ था। तीसरा पॉइंट है मध्यम वर्ग का उदय। मतलब तीसरा पॉइंट कहता है कि मध्यम वर्ग का उदय कैसे हुआ, इसके बारे में हम बता रहे हैं। भारत में नवोदित मध्यम वर्ग ने राष्ट्रीयता के विकास में मतलब बढ़ने में, विकास करने में, डेवलपमेंट करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रशासनिक तथा आर्थिक नीतियों के कारण, यानी प्रशासनिक और आर्थिक नीति के कारण क्रमिक उत्थान हुआ है। उत्थान मतलब कि डेवलप किया है, विकास किया है, उसका उत्थान हुआ है। बड़े बड़े नगरों में मतलब बड़े बड़े शहरों में, नगर में, महानगर में भारतीयों का एक अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली वर्ग उत्पन्न हो रहा था, जो बुद्धिजीवी था और जिसने इंग्लैंड में शिक्षा प्रणाली को आगे बढ़ाने में मदद की थी।
यह वर्ग कनिष्ठ प्रशासक, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति विचार, इंग्लैंड में उनकी प्रजातांत्रिक संस्थाओं का अंतर अच्छी तरह समझने लगे थे। अगला पॉइंट है चौथा, भारत का सामाजिक सांस्कृतिक पुनर्जन्म। मतलब कि भारत का सामाजिक और सांस्कृतिक मतलब कल्चरल पुनर्गठन। पुनर्गठन मतलब किसी चीज को पुनः गठन करना ही पुनर्गठन कहा जाता है। धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में आधुनिक भारतीय पुनर्जागरण ने राष्ट्रवाद के विकास के लिए अनेक कार्य किए। पुनर्जागरण के जनक राजा राम मोहन राय के सुधार आंदोलन ने बंगाल को ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा जनित अवस्था से मुक्त कराया। ऐसा कार्य किया कि उन्हें नए युग का अग्रदूत कहा जाने लगा। यानी अच्छा काम किया तो उसको अग्रदूत कहा जाने लगा। कोई भी अच्छा काम करता है उसको जनक बोला जाता है, अग्रदूत बोला जाता है। जिसकी श्रेष्ठ प्रतिनिधि श्रीमती एनी बेसेंट थी। धर्म की राष्ट्रवाद से प्रेरणा देना शुरुआत किया। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि इन सामाजिक एवं धार्मिक आंदोलनों में अंधविश्वास व रूढ़िवादिता की शक्तियों के विरुद्ध संघर्ष में प्रगतिशील भूमिका निभाई और इसके लिए देशभक्ति की भावनाओं को जगाया। अगला पॉइंट है, भारत में यातायात एवं संचार के साधनों का तीव्र गति से विकास। मतलब भारत में संचार तीव्र गति से विकास कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया है। यानी अंग्रेजों ने भारत को अपने कब्जे में रखा था। बहुत ही शासन था अंग्रेज का हमारे देश में। आस्ते 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 इस शासन को खत्म किया गया, हमारी राष्ट्रीयता को बचाया गया। अगला पॉइंट है छठा, ब्रिटिश शासकों में प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना की प्रधानता और भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार। मतलब अंग्रेज लोग भारतीय लोग को इंडियन लोग से माने भारतीय लोगों से अच्छे व्यवहार नहीं करते थे, अमानवीय व्यवहार करते थे। बहुत ही अलग तरह से भेदभाव की भावना उनमें रहती थी, जिससे हमारे इंडिया के लोग बहुत ही दुखी रहते थे। आपस में विचार विमर्श करके समाज सेवकों का हल खोजने लगे और इसी से विभिन्न संगठनों के निर्माण में अपना योगदान किया, एक संगठन बनाया और देश को आज़ाद किया। इसका परिणाम यह हुआ कि पारस्परिक संपर्क के कारण देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीयता की भावना का तीव्र गति से विकास हुआ। यानी सभी लोग एकजुट हो गए और विकास की बात होने लगी तो इंडिया में आस्ते 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 धीरे धीरे देश विकास की गति में बढ़ने लगा। छठा पॉइंट, ब्रिटिश शासकों में प्रजातीय श्रेष्ठता की भावना की प्रबलता और भारतीयों के साथ अभद्र व्यवहार। वो ये हो गया, दोबारा रिपीट हो गया था। सातवां पॉइंट है प्रशासनिक सेवाओं में भारतीयों के साथ भेदभाव। ये सातवां पॉइंट कर रहा है कि प्रशासनिक सेवा में, सर्विस में, नौकरी में भारतीयों के साथ भेदभाव किया जाता है कि तुम तो इंडियन हो। अंग्रेजों ने प्रजातीय अहंकार का प्रभाव
अपने आप दिखाया था। 1883 ईस्वी के चार्टर में कहा गया था कि धर्म, जन्म स्थान, वंश, रंग आदि के आधार पर किसी भारतीय के साथ सरकारी सेवा में भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसे अयोग्य नहीं ठहराया जाएगा। लेकिन इस घोषणा को कभी व्यवहारिक रूप देने का प्रयत्न नहीं किया गया। 1853 ईस्वी के चार्टर में उच्च पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षा का व्यवस्था किया गया। यह परीक्षा इंग्लैंड में आयोजित की जाती थी और उसमें भारतीयों का बैठना बहुत ही मुश्किल था, कठिन था। 1858 ईस्वी की महारानी विक्टोरिया की घोषणा से भारतीय के रूप में आशा उत्पन्न हुई कि उच्च पदों के द्वार उनके प्रयत्न से खुल जाएंगे। लेकिन यह भी दुस्साहस साबित हुआ, यानी सक्सेसफुल नहीं हुआ। यानी कहने का मतलब ये है कि भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में आने के लिए अंग्रेजों ने काफ़ी शोषण किया। अगला पॉइंट है 8वां पॉइंट, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। यानी अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में कुछ घटनाओं ने भी भारतीय राष्ट्रवाद के उदय और विकास पर प्रभाव पड़ा है। यानी विदेशी घटना का प्रभाव हमारे देश में काफ़ी पड़ा था। इस घटनाओं ने हीनता व असहायहीन की भावनाओं को समाप्त कर हमारे राष्ट्रवाद को उग्र व आक्रामक रूप प्रदान किया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में राष्ट्रवाद की उदय में कई महत्वपूर्ण कारणों का योगदान रहा है, परंतु इसी के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन व्यवस्था के परिणाम स्वरूप ब्रिटिश साम्राज्यवादी व्यवस्था भारतीयों के साथ सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, सांस्कृतिक समाज में नवीन वर्गों और समुदायों का उदय हुआ। अब अगला है, इसी में पॉइंट, ये हेडिंग है इसका, भारत में राष्ट्रवाद के विकास के प्रमुख स्तंभ। मतलब भारत में राष्ट्रवाद के विकास के क्या क्या स्तंभ हैं। स्तंभ क्या होता है? जड़ होता है, जड़ स्तंभ। जैसे कोई भी जिसका जड़ मजबूत होता है, स्तंभ होता है। जैसे कोई पेड़ को हवा से अगर स्तंभ जड़ मजबूत है तो पेड़ हिलता नहीं है। तो किसी भी देश का अगर स्तंभ जड़ मजबूत है तो देश को, पेड़ को कोई हिला नहीं सकता है। यानी भारत में राष्ट्रवाद के विकास की प्रमुख स्तंभ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तथा राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख रूप से सम्मिलित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भी अनेक छोटी बड़ी घटनाओं ने राष्ट्रीयता के उन्माद को झकझोर दिया। सन 1857 का विद्रोह एक सर्वप्रथम घटना थी। यह विद्रोह राष्ट्रीयता का प्रतीक था और राष्ट्रीय नेताओं में यह विश्वास जागृत हो गया था कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विरुद्ध योजना बनाई जाए और समानता के नज़दीक पहुंचा जा सके। इस योजना के अंतर्गत 1860 ईस्वी के प्रारंभिक दशक में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया और सन 1874 में सिविल सेवा आंदोलन तथा 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की गई। 1883 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का आयोजन किया गया और इस प्रकार सन 1857 के विद्रोह से लेकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व के काल को राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की प्रारंभिक काल
कहा जाने लगा। अगला चैप्टर है, हेडिंग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। ये बता रहे हैं, मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में पूना सम्मेलन में राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े सभी भारतीय नेताओं ने एक राष्ट्रव्यापी संगठन स्थापित करने का घोषणा पत्र जारी किया था। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में हुआ था। मतलब अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन, मतलब चुनाव, अधिवेशन का अर्थ होता है चुनाव, वोट, वो मुंबई में हुआ था। इस अधिवेशन के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित हैं। प्रथम, देश हित में कार्य करने तथा लोगों को संगठित करना। मतलब पहला पॉइंट है देश हित में काम करना और संगठित करना, एकजुट करना। दूसरा है शिक्षित वर्ग द्वारा महत्वपूर्ण राष्ट्रीय विषय पर विचार विमर्श करना। मतलब दूसरा पॉइंट है शिक्षित लोग को मिल बैठ के विचार विमर्श करना चाहिए। जैसे एक शिक्षित परिवार पूरे फैमिली मेंबर को बैठा के विचार विमर्श करता है तब कोई निर्णय लेता है, इसका अर्थ यही है। तीसरा पॉइंट है इसी का, जाति धर्म भाषा तथा क्षेत्र संबंधी दूषित विचारों को समाप्त कर अच्छे विचार उत्पन्न करना। मतलब गलत विचार को छोड़ के अच्छे विचार को समाज में समावेश करने के लिए कहा गया है। चौथा में पॉइंट में बोलता है कि ऐसी योजनाओं का निर्माण करना जिसकी सहायता से विभिन्न राजनीतिक देश हित से जुड़े कार्य हो सके। मतलब जो भी देश हित के लिए जो कार्य है उस सभी इससे जुड़ने से सभी काम होना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अब कांग्रेस की स्थापना का मूल विचार कहाँ और कैसे उत्पन्न हुआ, यह एक विवादास्पद विषय माना जाता है, जिसे कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश शासकों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी ली थी। और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना से जुड़े कई महत्वपूर्ण कारणों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है। पहला, सुरक्षा नली के रूप में, पहला यानी सुरक्षा के रूप में। दूसरा है कल्याणकारी संस्था के रूप में। मतलब दूसरा पॉइंट है कल्याणकारी यानी कल्याण करना, दूसरे की भलाई करना, उसकी संस्था के रूप में। तीसरा पॉइंट है डफरिन का षड्यंत्र, डफरिन का षड्यंत्र। चौथा है रूस का भय, मतलब रूस का भय, मतलब किसी देश का भय, जैसे कोई भी मनुष्य का भय रहता है तो किसी देश को किसी देश से भय रहता है, भय के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है भारत की राष्ट्रीय संस्था, मतलब इंडिया के राष्ट्रीय संस्था के बारे में बताया गया है। अगला पॉइंट है भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ता हुआ जनाक्रोश। मतलब भारतीय जनता का ब्रिटिश शासन के विरुद्ध बढ़ता हुआ जनाक्रोश, मतलब गुस्सा। इन्हीं सब कारणों की विवेचना से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश शासकों की कार्य योजना का ही एक अंग था। मतलब संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो ब्रिटिश शासकों का यह एक कार्य योजना का अंग था। अंग समझते हैं आप लोग, अंग क्या होता है? एक अंग था, एक हिस्सा था। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ने यहाँ एक और राष्ट्रीय आंदोलन को ऊर्जा प्रदान की थी। अगला हेडिंग है भारत राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का योगदान।
माने अगला हेडिंग है राष्ट्रीय आंदोलन में, लड़ाई में भारतीय मतलब इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या योगदान रहा है। इसका अर्थ यही है कि राष्ट्रीय आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अहम भूमिका रहा है, अच्छा रोल रहा है, विशेष भूमिका रहा है। अब हम ये राष्ट्रवाद का पहला अध्याय था, ये अध्याय आज समाप्त हो रहा है। इसमें एक और है कि खिलाफत आंदोलन, रोलेट एक्ट, जालियांवाला बाग का हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, दयनीय नीति, आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया है। 1919 ईस्वी में सुधार अधिनियम से निराश होकर इस अधिनियम से भी भारतीयों में निराशा फैली थी और युद्ध काल में मित्र राष्ट्र मेरे दोस्त राष्ट्र द्वारा घोषणा की गई थी कि प्रजातंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। इससे भारतीयों से भी आशा का संचार फैला हुआ था, क्योंकि अंग्रेजी हुकूमत एक ऐसी स्थिति भारत में कर दी थी कि इंडिया के लोगों को मतलब भारतीय लोगों को रहना जीना हराम कर दिया था। कहने का यही अर्थ है संक्षेप में, जालियांवाला बाग का हत्याकांड, खिलाफत आंदोलन, रोलेट एक्ट और हंटर कमेटी की निराशाजनक रिपोर्ट, खिलाफत आंदोलन के दौरान अविश्वास प्रस्ताव पारित, ये सब ही राष्ट्रवाद के कारण है और अंग्रेजी हुकूमत का ये प्रमाण है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे आपको बता रहे हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है। असहयोग आंदोलन की सफलता को देखते हुए सन 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस की एक राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था, उसी का नाम है सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दांडी यात्रा के रूप में हुई थी। यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत, यानी शुरुआत समझते हैं आप लोग, शुरुआत किसी चीज़ का शुरुआत करना, श्री गणेश करना, ये कहाँ से हुआ था? ये हुआ था दांडी यात्रा से हुआ था। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के कारण क्या क्या थे ये भी जानना आप लोग को अति आवश्यक है। पहला है नशाबंदी को पूर्ण रूप से लागू किया जाए, यानी नशाबंदी को पूर्ण रूप से भारत में लागू किया जाए, पहला था। दूसरा पॉइंट था मुद्रा विनिमय की दर को घटाकर एक शिलिंग के रूप में की जाए। तीसरा पॉइंट था मालगुजारी आधा की जाए। मालगुजारी जो सरकार रसीद करती है उसको मालगुजारी कहा जाता है, और उस मालगुजारी को आधा किया जाए, हाफ किया जाए। अगला पॉइंट है नमक कर समाप्त किया जाए, और अगला पॉइंट है सैनिक व्यय में कमी की जाए, माने सैनिक में जो खर्चा किया जा रहा है उसको कमी किया जाए, कहने का अर्थ यही है। अगला पॉइंट विदेशी कपड़े की आयात पर पृथक लगाया जाए, रोक लगाया जाए। अगला पॉइंट प्रशासनिक व्यय में कमी की जाए, प्रशासनिक व्यय में खर्च में कमी की जाए। अब आइए हेडिंग आगे, आंदोलन का विस्तार और सरकार की दमनकारी नीति कैसी थी। तो कहने का अर्थ यही है कि आंदोलन का विस्तार और दमनकारी नीति बहुत ही दयनीय थी, क्योंकि समझने की बात है आंदोलन का जो विस्तार और उसका जो दमनकारी नीति बहुत ही स्थिति दयनीय थी, खराब थी, नाजुक थी। अब आइए अगला हेडिंग में देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन
1942 का भारत छोड़ो आंदोलन ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था। सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था, लड़ाई था। यानी भारत को युद्ध में झोंकना तथा सन 1941 ईस्वी में भारत आए किप्स मिशन की असफलता और जापान द्वारा रंगून भारत का हिस्सा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था। गांधी जी ने इस स्थितियों को भांपकर देश में फैले अंग्रेजों के विरुद्ध जनाक्रोश का एक आंदोलन उठाया और उन्होंने देश की जनता को से कहा कि करो या मरो की नीति लागू किया। कौन किया? ये गांधी जी किए, करो या मरो की नीति लागू किए। भारत छोड़ो आंदोलन के कारण देश की स्थिति बहुत ही झकझोर दिया गया था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के कारण निम्न प्रकार हैं। पहला, भारत में किप्स मिशन की असफलता के कारण निराशा फैली हुई थी। दूसरा, धर्म के शरणार्थी भारत में आ रहे थे। तीसरा है, पूर्वी बंगाल में सैनिकों की आतंक फैला हुआ था। और चौथा पॉइंट है, लोगों के कष्ट, बिगड़ती आर्थिक स्थिति और महंगाई के कारण बहुत ही देश की स्थिति खराब हो चुकी थी। अगला पॉइंट है, जापानी आक्रमण का भय था। यानी भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम, ये हेडिंग है कि यानी भारत छोड़ो की आंदोलन के परिणाम क्या क्या पड़े हैं, कैसे पड़ा है और क्यों पड़ा है, इसके बारे में बताया गया है। तो भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम बहुत ही दुखदायी थी, बहुत ही कष्टकारक थी। ये समझने वाली बात है। यानी देश की स्वतंत्रता 20वीं सदी की सबसे महत्वपूर्ण घटना है। देश के विभाजन को उतनी ही दुर्भाग्यपूर्ण बताया गया है जितनी अखंड भारत का सपना साकार न हो सका। इसी के कारण ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति के कारण, मुस्लिम सांप्रदायिकता की समन्वयकारी नीति के कारण देश का बंटवारा हुआ था, विभाजन हुआ था। इसके बारे में बताया गया है। बस आज इतना ही।